हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ो तो ऐसे। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, 3 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इन यूएस एंड पीएचडी स्कॉलर। अभी मैंने तुरंत यूएस का क्लास कंप्लीट किया है और अभी सोच रहा हूँ, अभी एक रात के बच रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो पोस्ट मॉडर्निज्म को डिटेल में समझना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एल्बर्ट कैमस के हम लोग एब्सर्डिज्म को जो है डिस्कस करने वाले हैं। जिन पॉल सार्त्री एक बहुत बड़े थिंकर रहे एग्जिस्टेंशियलिज्म के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग निहिलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सरियलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये तमाम जो पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ी हुई फिलॉसफीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट जो फ्रेडरिक नीशा हैं, जिनको फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है, उनका जो थ्योरी है डेथ ऑफ गॉड, उसको भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उनके एक और थ्योरी है सुपरमैन, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपका ये यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव पढ़ना है। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है और जो पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरे नंबर पर पोस्ट मॉडर्निज्म के हम लोग फीचर्स को समझेंगे। तीसरे नंबर पर जो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड जितने भी फिलोसफीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सररियलिज्म है, एब्सर्डिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, निहिलिज्म है, इन चीज़ों को समझेंगे। इनको समझने के बाद हम लोग इसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो 40 से 45 मिनट लगेगा। और मैं अभी स्टूडियो से बाहर अपने बेड पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लाइक आई डू नॉट हैव सच ग्राफिक्स एंड ऑल, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं नॉलेज गेन करने के लिए तो आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है, ताकि हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म को समझ सकें बेहतर तरीके से। तो देखिए, मॉडर्निज्म का मतलब होता है आधुनिकतावाद। तो मॉडर्निज्म जो है वो बिलीव करता है आपका ऑब्जेक्टिविटी पर। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि इस दुनिया में ट्रुथ वन है, एक ही सच्चाई है, एक ही ट्रुथ है। और उसी ट्रुथ को आपको पाने की कोशिश करनी है, उसी को आपको ढूंढना है। आप किसी भी समाज में रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, किसी जाति किसी धर्म में हो, सच्चाई एक ही है। और आपको उसी सच्चाई को पाने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ अगर आप मॉडर्निज्म की बात करें, तो मॉडर्निज्म सबको यूनिफॉर्म बनाना चाहता है, सबको एक जैसा बनाना चाहता है। क्योंकि अगर आप सबको यूनिफॉर्म बना दीजिएगा, एक जैसा बना दीजिएगा, अगर सबका कल्चरल होमोजेनिटी सबके अंदर आ जाएगा, तो सरकार के लिए गवर्न करना बड़ा आसान होता है। इनफैक्ट एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर है जिनका नाम है मिशेल फूको। तो फूको भी इस बात को कहते हैं कि सरकारें जो हैं सबको एक जैसा बनाना चाहती हैं, यूनिफॉर्म बनाना चाहती हैं, होमोजिनाइज करना चाहती हैं, ताकि उनको रूल करने में आसानी हो। क्योंकि आपको अलग अलग कानून नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आपके समाज में एक से अधिक धर्म के लोग हैं, तो उनको आपको अलग अलग सिविल लॉज देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने सबको एक जैसा बना दिया, अगर आपने जो है सबके कल्चर एक जैसे बना दिए, ताकि वो अपने कल्चर भूल जाए, है ना। आज हम कहने मात्र के लिए इंडियन है, लेकिन हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी भाषा है, पूरी की पूरी अगर आप देखिएगा तो वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये यूनिफॉर्मिटी में बिलीव करता है जो आपका मॉडर्निज्म है, कुल मिला के मैं आपको कहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये आपका सब्जेक्टिविटी में बिलीव करता है। कहता है कि ट्रुथ जो है वो एक नहीं होता, ट्रुथ जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ट्रुथ हो सकता है। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आपकी मान्यताएं क्या हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ से चीजों को देख रहे हैं, इसको हम लोग विंटेज पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। तो आपका विंटेज पॉइंट का आप खड़े कहाँ हैं, उससे तय होगा कि आपके लिए ट्रुथ क्या है। तो मेरे लिए ट्रुथ कुछ और हो सकता है, आपके लिए ट्रुथ कुछ और हो सकता है। इसको हम लोग सब्जेक्टिविटी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये डाइवर्सिटी में बिलीव करता है। ये बिलीव करता है प्लुरलिज्म में, कि अलग अलग धर्म और जाति के लोग जो हैं एक साथ रह सकते हैं। सबको एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी है, सब पे एक जैसे कानून थोपने की जरूरत नहीं है। ये कुल मिला के पोस्ट मॉडर्निज्म का आपका जिस्ट है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, उसके अनुसार अगर मान लीजिए कि ये नंबर ऐसे मैंने लिख दिया, एक नंबर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और इस नंबर को देख रहा है, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है
जो कि उसी नंबर को देख रहा है, इसको हम लोग पर्सन नंबर ये ए कहते हैं, इसको हम लोग पर्सन नंबर बी कहते हैं। तो अगर मैं पर्सन नंबर ए से पूछूं कि भाई क्या नंबर लिख रखा है, तो पर्सन नंबर ए बोलेगा कि भाई ये तो 9 लिख रखा है। लेकिन पर्सन नंबर बी एट द सेम टाइम अगर मैं उससे पूछूं तो वो बोलेगा कि 9 नहीं, ये तो 6 लिख रखा है। अब आप बताइए कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? तो जवाब है, इन दोनों में से झूठ कोई भी नहीं बोल रहा। जो जहां खड़ा है उसको उस हिसाब से सच्चाई दिख रही है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें जो कि बहुत फेमस है, तो एक हम लोग पैराबॉल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, एक दृष्टांत के जो है कहानी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कहानी हमारे एंशियंट टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगी, राइट? जो आपका तत्वरता सुता है, जो आचार्य आपका जो है उमावस्थी ने लिखा था, बाद में इसी को जो आपका जॉन ग्रेफ्राइड है, वेस्टर्न कंट्री में पॉपुलर बनाता है। जॉन ग्रेफ्राइड नाम का थिंकर है, स्कॉलर है, ये इसी को पॉपुलर बनाते हैं, इस कहानी को। तो इस कहानी में होता क्या है कि इस कहानी में कुछ अंधे लोग होते हैं, 5 अंधे लोग होते हैं। और ये पांचों अंधे लोग आज तक कभी भी एलिफेंट, हाथी को नहीं देख रहे होते हैं, कभी भी नहीं देखा था अपने जीवन में। पांचों को बोला जाता है कि आप जाकर हाथी को टच करो और टच करके बताओ कि हाथी कैसा है। तो एक व्यक्ति जाता है, हाथी के सूंड को छूता है और कहता है कि हाथी तो सांप के जैसा है। दूसरा व्यक्ति जाता है और हाथी के पैर को छूता है और कहता है कि हाथी जो है वो तो एक ट्री के ट्रंक के जैसा है, मतलब पेड़ का जो तना होता है ना, उसके जैसा है, जो पैर को छूता है। दूसरा जाता है, वो हाथी के साइड को छूता है, मतलब उसके पेट वाले भाग को, कहता है कि हाथी तो एक दीवार के जैसा है। चौथा व्यक्ति जाता है, वो हाथी के पूंछ को छूता है, कहता है कि हाथी तो एक रस्सी के जैसा है। पांचवा व्यक्ति जाता है और हाथी के ईयर को छूता है, कान को छूता है, और कहता है हाथी तो पंखे के जैसा है। आप ये फैन देखें ना, ऐसे हिलाने वाला फैन जो रहता है, लाइक, उसको बेना हम लोग बिहार झारखंड के साइड में कहते हैं। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उसको हम लोग बिहार झारखंड में जो है बेना कहते हैं। तो वो बेना के जैसा है, उसको ऐसा लगता है, सूप के जैसा, आप ऐसा मान सकते हैं। तो आप बताइए कि इन पांचों व्यक्तियों में से झूठ कौन बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो यही पोस्ट मॉडर्निज्म है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि सच्चाई जो है, अल्टीमेट जो ट्रुथ है, जिसको आप अल्टीमेट ट्रुथ कह रहे हैं, वो बहुत 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 बड़ा, बहुत विशाल है, उसी हाथी के जैसा। और हम लोग जो अपने आप को महान समझते हैं, हम लोग उन्हीं अंधे व्यक्तियों के जैसा है जिनके पास बहुत कम, थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। हम नॉलेज लैक करते हैं और हम अल्टीमेट ट्रुथ को जो है वो दावा करते हैं कि हम जानते हैं दैट व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। यू डोंट नो दैट एक्चुअली। तो इन पांचों में से झूठ कोई नहीं बोल रहा। इन पांचों ने जिस चीज को एक्सपीरियंस किया उसी चीज को बता रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव होता है, आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है कि हाथी जो है वो सूप के जैसा है, कि हाथी जो है एक दीवार के जैसा है, कि पेड़ के वो आपका एक टहनी के जैसा है, कैसा है हाथी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यही कुल मिला के पोस्ट मॉडर्निज्म है, अगर आप देखिएगा तो। और पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत ही माइंड वॉगलिंग थ्योरी है। मैं जब सेमेस्टर 1 में पढ़ता था, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, फिर मास्टर्स मैंने ड्यू से किया है। तो मैं जब सेंट जेवियर्स में पढ़ता था, जो जब मैं सेमेस्टर 1 में था, तो उस टाइम में मुझे प्रोजेक्ट वर्क मिला था। तो प्रोजेक्ट वर्क मिला था, तो पोस्ट मॉडर्निज्म मुझे तो पहले समझ में ही ना आया। मैं जब पढ़ा, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं तो आपको नहीं समझ में आता चीज़ें। और सेम पेपर था हम लोगों का भी उस टाइम, मेरे को ध्यान में है, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, सर्च किया इसके बारे में। फिर मैं उसी टाइम में सरीरिज्म के बारे में जाना, एब्सर्डिज्म के बारे में जाना, निहिलिज्म के बारे में, मेरा माइंड ब्लो हो गया कुल मिला के। तो मैं आपको भी आज इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिव ट्रुथ में बिलीव करता है। कहता है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ट्रुथ जो है डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव पर, कि आप कहाँ खड़े हैं और आप किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। साथ ही साथ जो लैंग्वेजेस होते हैं, जो भाषा हम लोग बोलते हैं, या जो आइडियाज हैं, वो आइडियाज आपके बायस होते हैं, बायस्ड आइडियाज होते हैं। आप किसी भी विचार को देखिएगा तो कोई भी विचार जो है एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है।
तो पोस्ट मॉडर्निज्म हमें ये भी कहता है कि तुम किसी बात पर विश्वास करने से पहले इसको देख लो, थोड़ा परख लो कि ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोल रहा है। जैसे अब यूपीएससी इंडस्ट्री है, एक बार में यूपीएससी नहीं क्रैक करोगे तो क्या करोगे, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में कर ही लोगे। अब ये कोई फैक्ट बोल रहा है, ये कोई बात बोल रहा है, ये कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई आइडिया दे रहा है आपको, तो सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसके इंटरेस्ट में हो और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ क्या इशू था, मैं आपको बताता हूँ, अपना स्टोरी शेयर करता हूँ कि जब मैं उधर मास्टर से सब जब करने लगा, तो मेरे दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और मेरे घर में थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम था, फिनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था हमारा। तो मैं तो सोचता था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है, मैं उधर नेट जेआरएफ की तैयारी में लग गया। तो हुआ क्या कि मुझे बहुत अंदर से जेलेसी होती थी अपने दोस्तों के साथ। इसलिए जेलेसी नहीं होती थी कि वो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट मुझे लगता था यार मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं भी यूपीएससी निकाल सकता था या दे सकता था उस टाइम में, मुझे ऐसा लगता था। तो यार मुझे तो भगवान ने पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, मुझे कमाना पड़ रहा है, घर में भी खर्चा देना पड़ रहा है, खुद भी अपना देखभाल करना पड़ रहा है। बस लाइक वेरी जेलस एट दैट टाइम। अपने आप को बड़ा कर्ज करता था, अंदर से लगता था क्या किस्मत है यार, पढ़ने को लाइक मिलता तो ठीक रहता। बट आज अगर मैं देखता हूँ तो आज जो हमारे मित्र हैं, और बड़े रिस्पेक्ट के साथ आज मैं उनको भी कभी कभी कहता हूँ कि ये जो यूपीएससी वाला जो चोचला सबको पिलाया जा रहा है, इससे थोड़ा बच के रहना है। मुझे लगता है कि अगर सच में मेरे पापा उस समय बहुत स्टेबल होते, इकोनॉमिकली बहुत फिट होते, तो सकता था मैं भी अभी तक तैयारी कर रहा होता, और अभी तक जितना अचीव कर पाया कुछ भी नहीं अचीव कर पाता। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको समझना है कि जो मोटिवेशन इंडस्ट्री आपको बार बार मोटिवेट कर रही है, तोड़ेगा फोड़ेगा दौड़ेगा, उसमें कितना सच्चाई है, कितना दम है, ये भी सोचने वाली बात है। उसको डिकंस्ट्रक्ट कीजिए। एक जैक डेरिडा नाम का थिंकर हुआ। जैक डेरिडा ने पोस्ट मॉडर्निज्म में डिकंस्ट्रक्शन का थ्योरी दिया। जैक डेरिडा ने बोला कि अगर कोई भी तुम सेंटेंस सुनते हो तो उसको डिकोड करके देखो, उसको डिकंस्ट्रक्ट करके देखो। उसका एक बाहरी मीनिंग होता है और उसका एक आपका जो है एक छुपा हुआ हिडन मीनिंग होता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म हमें उसी जो है छुपा हुआ मीनिंग को बताने की कोशिश करता है, या कहता है कि उसको देखने की कोशिश करो। रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपने सुना होगा। तो डेरिडा कहता है कि आपका दो तरह की मीनिंग होती है, एक होता है आपका एग्जोटेरिक मीनिंग, राइट, एग्जोटेरिक मीनिंग, और एक होता है आपका एसोटेरिक मीनिंग। डेरिडा, राइट। ये डिकंस्ट्रक्शन में बता दे रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा, ओके। तो एग्जोटेरिक जो मीनिंग होता है इसको हम लोग एक्सप्लिसिट मीनिंग कहते हैं। तो जो एक्सप्लिसिट मीनिंग है वो आप किसी भी सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको मालूम लग जाएगा। जैसे मैं बोलूँ सरकार चोर है, तो साफ साफ एक्सोटेरिक मीनिंग में आपको दिख रहा है कि सरकार चोर है, कहा जा रहा है। लेकिन कहाँ की सरकार चोर है, तो कहाँ का राइटर ने उस बात को लिखा, कब लिखा, किस टाइम में लिखा, कौन से ईयर में लिखा। तो अगर अगर आप देखिएगा कि अगर किसी अमेरिका के राइटर ने लिखा कि सरकार चोर है, और वो 1981 1983 के टाइम में लिखा, तो उस समय रोनाल्ड रेगन था प्रेसिडेंट, तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो सरकार चोर है, इससे ये आपको साफ साफ पता चल रहा है बाहरी तौर पर कि सरकारें चोर होती हैं, पर कहाँ की सरकार चोर है, कौन सी सरकार चोर थी, ये सब जानने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, आपको डिकंस्ट्रक्ट करना होगा चीज़ों को, आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग एजो जो है एजोटेरिक मीनिंग कहते हैं, जो कि छुपा हुआ मीनिंग है। और ये पोस्ट मॉडर्निज्म हमें कहता है इसको देखने की कोशिश करो। जब कोई कहता है तोड़ेगा फोड़ेगा फाड़ेगा, तो देखो कि तोड़ेगा फोड़ेगा कहीं खुद तो दिक्कत नहीं में नहीं पड़ जाओगे। सोचने वाली बात है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्या होता है पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है जितनी भी थ्योरीज हैं, जैसे लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, ये सबको रिजेक्ट करता है। इनफैक्ट आपके एक बहुत फेमस थिंकर हुए हैं जिनको हम लोग लियोटार्ड के नाम से जानते हैं, जिन फ्रांसिस लियोटार्ड। तो लियोटार्ड ने ही पहली बार ये पोस्ट मॉडर्न जो है टर्म को कॉइन किया था। इन्होंने किताब लिखा था पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, वहीं से ये शब्द पोस्ट मॉडर्निज्म सबसे पहली बार आया। तो लियोटार्ड कहते हैं, इनका एक स्टेटमेंट है, इनक्रेडिलिटी टू मेटा नैरेटिव। इंक्रेडिलिटी टू मेटा नैरेटिव भी नीचे लिखा हुआ होगा कहीं पे। तो इंक्रेडिलिटी टू मेटा नैरेटिव का क्या मतलब होता है कि जितनी भी थ्योरीज हैं, ग्रैंड थ्योरीज जो सबसे फेमस थ्योरीज हैं, उनको डाउट के साथ देखना है, उसको देखना है कि कहीं वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं बनाई गई। बात समझ रहे हैं? जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब मेटा नैरेटिव है। लिबरलिज्म जो है
वो भी अल्टीमेट ट्रुथ का बात कर रहा है। लिबरलिज्म से अगर आप पूछेंगे कि अंतिम सच्चाई क्या है, तो अंतिम सच्चाई में बोलेगा कि इंडिविजुअल जो है सबसे महान होता है, इंडिविजुअल के लिए सबको काम करना चाहिए, व्यक्ति के लिए। वहीं सोशलिज्म के लिए सोसाइटी जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है। बात समझ रहे हैं? वहीं फासिज्म के लिए स्टेट अल्टीमेट ट्रुथ है। तो जो भी थ्योरी अल्टीमेट ट्रुथ में बिलीव करती है कि नहीं यही ऑब्जेक्टिविटी है, यही सच है, उस थ्योरी को चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। कहता है कि एक सच हो ही नहीं सकता, सच तो सबके लिए अलग अलग होता है। बात समझ रहे हैं? तो यही कुल मिला के यही मीनिंग है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग फीचर्स जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का, राइट? तो सबसे पहला फीचर है पोस्ट मॉडर्निज्म का रिलेटिविज्म। तो रिलेटिविज्म का क्या मतलब होता है कि ट्रुथ जो है वो फिक्स नहीं होता, सच्चाई फिक्स नहीं होती या सच्चाई यूनिवर्सल नहीं होती। जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो चेंज होते रहता है कल्चर, सोसाइटी और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में। हो सकता है कि किसी के लिए काले कपड़े अशुभ माने जाते हों, किसी के लिए काले कपड़े शुभ माने जाते हों, किसी के लिए सफेद कपड़े शुभ माने जाते हों, किसी के लिए सफेद कपड़े अशुभ माने जाते हों। तो काले कपड़े शुभ हैं कि अशुभ हैं, कि सफेद कपड़े शुभ हैं अशुभ हैं, क्या शुभ और शुभ है? अब आप कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, सोसाइटी पर डिपेंड कर रहा है, कहाँ ये बात कही जा रही है वहां पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये कुल मिला के चीज है। तो कोई आपका अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता, चीजें डिफर करती हैं एक्चुअली, राइट? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे है फ्रेगमेंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट? अब यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि जो इंसान की जो आइडेंटिटी होती है वो फ्रैगमेंटेड होती है, मतलब वो बटी हुई होती है। इंसान जो है ना वो अलग अलग उसकी आइडेंटिटी होती है, आपकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं होती। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन हूँ, तो मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, पीएचडी स्कॉलर भी हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं जिनके अंडर पीएचडी कर रहा हूँ अभी, तो मैं तो उनके लिए स्टूडेंट हूँ। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो मैं एक बेटा हूँ, मैं जो हो है लाइक एक भाई हूँ। तो मेरा बहुत सारा रोल है, मेरा बहुत फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी है। मेरी पहचान एक नहीं हो सकती। मॉडर्निज्म एक पहचान में बिलीव करता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि तुम्हारी एक पहचान हो ही नहीं सकती। एक इंसान का जो पहचान होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और एक इंसान का जो पहचान होता है बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। एक इंसान अपनी पहचान अलग अलग एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनाता है। तो मेरी पहचान बहुत सारी है। बात समझ में आ रहा है? मेरा बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, बहुत सारा पहचान है। ओके, ये चीज कुल मिला के यहाँ फ्रेगमेंटेशन में आपको समझना है। यहाँ पे देखिए डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो मैंने अभी डिटेल में वो एसोटेरिक और एक्सोटेरिक मीनिंग ये सब के बारे में आपको बताया। तो इसको मैं फिर से लाइक डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला अभी, राइट? तो उसके रहने इसको हम रहने देते हैं। अगर आप नहीं सुने डिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या होता है डिकंस्ट्रक्शन, तो उसको आप एक बार देख लीजिए पीछे वीडियो को जो है बैकवर्ड करके, लाइक पीछे जाके जैक डेरिडा का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया वो सरकार चोर है वाला एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है। आप लोगों ने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो डेफिनेशन है उसको फिक्स कर दिया है। मॉडर्निज्म के अनुसार पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस का मतलब है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दो, तुम्हारे पास कार हो, तुम्हारी जीडीपी बहुत बड़ी हो। क्या सच में उसी को प्रोग्रेस कहा जाता है? जब मैं मास्टर्स में था डीयू में, तो वहाँ सेमिनार्स होते रहते हैं मास्टर्स में। तो वहाँ सेमिनार में एक बार मुझे याद है पीके मोहंती आए थे, प्रोफेसर मोहंती। तो प्रोफेसर मोहंती चाइना के एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट मोहंती, आई थिंक प्रोफेसर मोहंती वो एचओडी भी रह चुके थे अपने टाइम में, लाइक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, और काफ़ी उम्र हो गया था उनका उस टाइम में। आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। एक्चुअली वो बहुत मेरे को इंस्पायर किया था उन्होंने। तो चाइना के बारे में उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि चाइना बहुत डेवलप्ड है। तो चाइना का डेवलपमेंट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? चाइना कैसे डेवलप है? वो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर से इंसान डेवलप हो जाता है। चाइना में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वहां का लाइफ जो है वो हेल है। दिन भर इंसान काम कर रहे हैं, इंसान को मौका नहीं है नेचर के साथ बैठने का, घुलने का, मिलने का। ये कैसा प्रोग्रेस है भाई? तो प्रोग्रेस को रिजेक्ट करता है। ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस का जो हो हल्ला मचा के लोगों ने रखा है, वो कितना प्रोग्रेस हो पा रहा है? कहीं वो प्रोग्रेस के नाम पर आपका शोषण तो नहीं हो रहा है? बात समझ रहे हैं?
आज अगर आप देखिए तो आज भी सरकारें दावा करती है भारत में, और देखिए मैं चाइना की बुराई कर रहा हूँ, हमारा भारत कोई दूध का धुला नहीं है इस चीज में। अगर आप देखिएगा तो हमारे भारत में भी समस्या है। दिल्ली में आप रहते हैं तो आप 20 सिगरेट रोज का पीते हैं, इतना पॉल्यूशन है। क्या आपने डेवलपमेंट किया? क्या आपने सब प्रोग्रेस किया? आपने बड़ा बड़ा बिल्डिंग वहां बना दिया तो क्या आप डेवलप हो गए? आप प्रोग्रेस कर लिया आप लोगों ने? ये तो आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो प्रोग्रेस को रिजेक्ट करता है, कहता है कि प्रोग्रेस जो है इसका कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता। प्रोग्रेस का अलग अलग मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए होता है। जो ट्राइब्स होते हैं उनके लिए प्रोग्रेस होता है नेचर के साथ हार्मोनी में जाके मिलजुल के रहना। दैट इज द रियल प्रोग्रेस। बात समझ पा रहे हैं? इनफैक्ट प्रोग्रेस के नाम पर तो कई बार आपका शोषण ही सिर्फ किया जाता है। जो आपके कॉलोनियलिस्ट थे, जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ आए थे, तो वो हमें प्रोग्रेसिव बना रहे थे। कहते थे कि हम तो भारत का प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर वही प्रोग्रेस के नाम पे, हमारे बेटरमेंट के नाम पर वो हमें एक्सप्लॉयट कर रहे थे। तो सोचिएगा, कभी भी जब आप बोलिए कि डेवलपमेंट होना चाहिए भारत का, या किसी भी राज्य का, या किसी भी सिटी का, तो क्या होता है डेवलपमेंट का मतलब? क्या सड़कें बन जाएं? क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, तो क्या वही डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है? क्वेश्चन योरसेल्फ, क्वेश्चन दिस माइंडसेट, व्हाट इज रियल डेवलपमेंट एक्चुअली? तो ये कुल मिला के बात है जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म हमें बताने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म, जैसा कि मैंने आपको बोला, डाइवर्सिटी में बिलीव करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि जो सोसाइटी है वो प्लूरल होना चाहिए, मतलब बहुत सारे अलग अलग धर्म जाति के लोग जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आया? और कोई भी कल्चर अपने आप में जो है वो सुप्रीम नहीं होता, कोई किसी का स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं होता। सब कल्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने अपने व्यू पॉइंट से। तो ये जो है प्लुरलिज्म को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म सेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है कि पावर जो है वो कुछ ही हाथों में हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर का डेलीगेशन होना चाहिए। ये कुल मिला के बात है। एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन सबसे पावरफुल नहीं होना चाहिए, वो पावर का डिस्पर्समेंट होना चाहिए, पावर डिस्पर्स होना चाहिए। साथ ही साथ ये डेमोक्रेटाइजेशन में भी बिलीव करता है। डेमोक्रेटाइजेशन में बिलीव करता है कि किसी एक व्यक्ति की बात पर आपको निर्भर नहीं रहना, आपको सबके बात को सुनना है और तब जाके आपको फैसले लेने हैं। राइट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जानता। हम सब उसी अंधे व्यक्ति के समान हैं जो कि सब हाथी के अलग अलग पार्ट को छू रहे हैं, और हम लोग अलग अलग तरह से उस सच्चाई को, उस हाथी को डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान रखिए इस बात को। ओके, तो डेमोक्रेटाइजेशन में बिलीव करता है। अब यहाँ पे अलग अलग आपके फिलॉसफीज हैं, और बड़े मजेदार फिलॉसफीज हैं। मजा आएगा इसको पढ़ के, देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। और ये आपके लिए माइंड चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। ओके, और देखिए मैं व्यूज़ के लिए ये सब बातें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब से बहुत खूब पैसा नहीं मिलता। इसीलिए मैं साल में 2-4 वीडियो गलती से अपलोड कर देता हूँ। सही रिस्पॉन्स दीजिएगा तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। आजकल एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कीजिएगा, ऐसे ही चलता है, लाइक देखिए यहाँ पे सबसे पहला है सरियलिज्म। सरियलिज्म जो है ये मॉडर्निटी के खिलाफ आया। ये सबसे पहले आपका आर्ट में आया और लिटरेचर में आया। तो हम लोग पहले जब पेंटिंग बनाते थे तो उसमें एक रैशनैलिटी थी पेंटिंग में, कि पेंटिंग को एक ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है, कि सर ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन सरियलिज्म ने जो है ये रिजेक्ट कर दिया उस रैशनैलिटी को। कहा कि नहीं, हम लोग अपने आप को क्रिएटिव होने देंगे, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पेंटिंग बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? लॉजिक को परे रख के एक से एक पेंटिंग बनाया गया। और एंड्रे ब्रेटन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है आपके सरियलिज्म के, ये अलग अलग पेंटिंग्स का एग्जाम्पल हमें देते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक पेंटिंग देखिएगा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए मेल्टिंग क्लॉक दिखाया गया है। इसका बहुत डीप मीनिंग है अपने लाइफ में, लेकिन ये कोई रैशनल पेंटिंग नहीं है। कभी सच में क्लॉक पिघलता है? आप देखे हैं? सच में नहीं पिघलता। तो मॉडर्निज्म में इन पेंटिंग्स को क्रिटिसाइज किया जाता था। इनफैक्ट ऐसे पेंटिंग का तो आइडिया भी नहीं आता था। तो यहाँ पे मेल्टिंग क्लॉक का अपने आप में एक बहुत डीप मतलब है कि समय बीता जा रहा है, तो रील्स देखने में समय बर्बाद ना करें, पढ़ाई कर लें, 15 मिनट और चीज़ों को समझ लें। ओके,
ये कुल मिला के बात है। तो इसमें हम लोग सरियलिज्म में क्या करते हैं कि स्ट्रेंज थिंग को, ड्रीम को एक इमेजिनरी, एक जो है इमेज में कंबाइन कर देते हैं। जो है इसमें क्रिएटिविटी हम लोग इंक्लूड करते हैं, और ट्रेडिशनल जो वैल्यू होता है कि इसी तरह से बस पेंटिंग बनना चाहिए, इस चीज को जो है हम लोग नकार देते हैं। तो ये सरियलिज्म है, जो कि एक पोस्ट मॉडर्निज्म का ही पार्ट था, एक फिलॉसफी थी। अगला वाला और मजेदार, अगला वाला है एब्सर्डिज्म। अब पूरे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं पूरी दुनिया में, कि साइंटिस्ट लोग नेचर में पूरे जो है यूनिवर्स में पैटर्न ढूंढने का कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, लाइट कैसे बिहेव करता है। एब्सर्डिज्म कहता है कि ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, ये पैटर्नलेस है। और अगर आप पूरे यूनिवर्स में एक पैटर्न और मीनिंग को ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, तो इस दुनिया में कोई क्लियर मीनिंग और कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। अब आप देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स जानते होंगे, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ए पोजीशन से बी पोजीशन में मूव करना होगा, तो अगर आप काइनेमेटिक्स में देखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ए से बी में जाने में हर एक पार्ट को, हर एक डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होगा, उसमें क्वांटम जंप हो जाएगा। ये यहाँ अचानक से यहाँ दिखेगा, फिर आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये तो पाथ ही नहीं ट्रेवल कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब क्या सच है, बात समझ रहे हैं? लाइट जो है एक वेव के जैसा बिहेव करता है, कि लाइट एक रे के जैसा बिहेव करता है? अब लाइट दोनों के जैसा बिहेव करता है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। तो यूनिवर्स में कोई पैटर्न नहीं है। अगर आप पैटर्न ढूंढने का कोशिश करेंगे यूनिवर्स में या अपने लाइफ में, तो आपको कोई पैटर्न, कोई मीनिंग नहीं दिखेगा। लेकिन लोग अपने पैटर्न और मीनिंग को ढूंढने लगते हैं बार बार। अब देखिए, ये जब थ्योरीज आई पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अपील किया, कहा कि सच में यार लाइफ में तो सच में कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर जी के क्या फ़ायदा। तो लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आने लगे, लोग जो है थोड़ा अपसेट रहने लगे। तो यहाँ पर एल्बर्ट कैमस नाम के एक थिंकर हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एब्सर्डिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है आपका द मिथ ऑफ सिसिपस नाम का एक स्टोरी बताते हैं हमें। देखिए, एक जो है सिसिपस नाम का व्यक्ति था, राइट, एक राजा था, ग्रीक राजा था। तो ये क्या किया ना, कि ये भगवान को चीट करना चाहा, ये मृत्यु को चीट करना चाहा, कि भगवान इसका जान ना ले पाए, राइट। ये कुछ गेम खेला होगा, अब उसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता। तो ये जब गेम खेला तो भगवान जान गए कि अरे ये तो एकदम मरने से बचना चाहता है। तो सिसिस जो आपका सिसिपस है, इसको भगवान ने श्राप दे दिया, बोला कि रुको बेटा, तुमको बताते हैं। तो भगवान ने बोला कि तुम क्या करेगा, कि तुम ये जो पत्थर, एक बोल्डर जो है, इस बोल्डर को पहाड़ पर चढ़ाएगा। पर तुम जैसे ही इस पहाड़ पर तुम पूरी तरह से चढ़ जाओगे, तब जाके तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम जैसे ही चढ़ने वाले होगे, ये बोल्डर फिर नीचे जो है आ जाएगा। अब ये बोल्डर फिर नीचे आ जाएगा, फिर तुमको चढ़ाना पड़ेगा। और ये बेचारा उसी साइकिल में फंस के रह गया। अब इसमें क्या मीनिंग है? बोल्डर आप बार बार चढ़ा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। कैमस कहते हैं कि इसी तरह से हमारे लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। रोज उठता हूँ तो रोज कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यूएस में पढ़ाता हूँ, सीयूटी पीजी बैच पढ़ाता हूँ, नेट के बैच को पढ़ाता हूँ। एकदम मोनोटोनस लाइफ है, सबका मोनोटोनस लाइफ है। क्या मीनिंग है? लाइक इससे क्या हो जा रहा है, सच में अगर पूछा जाए तो इसीलिए कैमस कहते हैं कि देखो, आपको खुद से अपने लाइफ को मीनिंग देना होगा। अगर मीनिंग पहले से कोई डिसाइड करके नहीं भेजा लाइफ में, एब्सर्डिज्म कहता है, राइट, या नेचर में भी कोई मीनिंग नहीं है, तो एब्सर्डिज्म यही कहता है कि आप अपने लाइफ को खुद का मीनिंग, खुद का पर्पस दे सकते हैं। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन आइडिया में इंक्लूड करता है कि लाइफ का अपना कोई मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन आप अपने लाइफ को खुद से अपना ओन पर्पस दे सकते हैं, राइट। कैमस कहता है कि एब्सर्ड हैपेंस, एब्सर्डिज्म में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसका कोई आंसर यूनिवर्स में मिलता ही नहीं। जो है यूनिवर्स साइलेंट रहता है। लाइफ का क्या पर्पस है? इंसान का जो है वो क्या होता है मृत्यु के बाद? कोई आंसर नहीं है इसका। आप हमेशा इसको सर्च करते रहेंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो कैमस कहते हैं कि जो सिसिपस है, जब वो धीरे धीरे बोल्डर वोल्डर ऐसे खेलना, बोल्डर बोल्डर शुरू किया, तो बाद में उसको मजा आने लगा, उसी को वो इंजॉय कर लिया, उसी को पर्पस बना लिया कि मुझे पूरा जीवन वो बोल्डर ले जाना है, ऊपर गिरेगा फिर मुझे ऊपर कर देना है। तो इसी तरह से आप अपने लाइफ में पर्पस बनाइए, खुश रहिए,
आपको डिस्पार होने की जरूरत नहीं, मतलब डिप्रेशन ऑपरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस में अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ये कुल मिला के कैमस कहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोग ताकि आपको बेवकूफ ना बना सकें कई चीजों को लेकर, कि तुम्हारा तो ये पर्पस है, तुम इसीलिए बने हुए हो, और आप डिप्रेशन में उस पर्पस को चेस किए जा रहे हैं। तुम्हारा तो यही पर्पस है, यही इसीलिए भगवान ने मुझे बनाया है। तो ये सब सोचने वाली बात है अपने आप में, राइट। तो ये एब्सर्डिज्म है कुल मिला के। निहिलिज्म जो है, निहिलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निहिलिज्म भी जो है यही बात करता है। देखिए, निहिलिज्म के बारे में बात करते हैं फ्रेडरिक जो है नीशा। तो फ्रेडरिक नीशा जो है ना, ये आपके जो है निहिलिज्म से एसोसिएटेड, इनको फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहा जाता है। तो नीशा भी कहते हैं, जो है आपका निहिलिज्म कहता है कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे एब्सर्डिज्म कहता है कोई पर्पस नहीं होता, राइट। और इंसान को खुद को अपना पर्पस देना है। जो पहले रिलीजन पर्पस दिया करता था, जो मोरालिटी पर्पस दिया करता था लाइफ को, अब रिलीजन और मोरालिटी भी लाइफ को पर्पस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि लोग आज रिलीजन और मोरालिटी को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट है डेथ ऑफ गॉड का। फ्रेडरिक निशा कहते हैं कि भगवान की तो मृत्यु हो गई है। अब भगवान की मृत्यु हो गई, इस सेंस को समझिएगा, राइट। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि गॉड इज डेड। तो डेथ ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि आज भगवान इरेलेवेंट हो गए। पहले क्या था कि पहले इंसान को नेचर के बारे में पता नहीं था कि प्रकृति कैसे काम करती है। तो कोई भी, अगर बारिश हो रहा है तो कैसे बारिश हो रहा है, तो भगवान करा रहे हैं। भूकंप आया तो भगवान करा रहे हैं, बाढ़ आया भगवान, तो सुनामी, सब चीज में भगवान, रीजन भगवान हुआ करते थे सभी चीजों का। और इंसान भगवान की रिस्पेक्ट किया करता था। भगवान के नाम पर जो है मोरालिटी बनाई जाती थी और उसको इंसान फॉलो किया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि अब आपको पता है कि चीजें भगवान नहीं करें, इसका पीछे कुछ लॉजिक चल रहा है, इसका पीछे कुछ साइंस है। और जब से साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तब से ये जो आपका पावर है, आपका ट्रेडिशनल गॉड वाला पावर, जो रिलीजन है, ये अपना पावर धीरे धीरे लूज कर गया, और जो मॉरल वॉइड हुआ है ये क्रिएट हो गया है। तो आपका देखिए, निशा कहते हैं कि धर्म बहुत अच्छी चीज थी। धर्म अच्छी चीज थी क्योंकि ये हमें मोरालिटी सिखाती है। आज हम सच बोलते हैं तो इसके पीछे ये कारण है कि झूठ बोलने से पाप लगेगा, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। या बहुत सारी चीजें हम लोग धर्म के नाम पर जो है, हम लोग जीव हत्या नहीं करते, हम लोग बहुत सारी चीजें जो है फॉलो करते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन जब मालूम चल जाए कि नहीं ये, और धर्म इसलिए बना क्योंकि हम कुछ चीजों को जानते नहीं थे, सुपर नेचुरल चीजों को, सॉरी, कुछ नेचुरल चीजों को नहीं जानते थे, तो उसको सुपर नेचुरल का टैग दे देते थे कि बारिश कैसे हो रही, तमाम चीजें। अब मैं नीलिस्ट नहीं हूँ, मुझे टारगेट मत कीजिएगा। जो लिखा हुआ है मैं बस बता रहा हूँ उसके पर्सपेक्टिव में, ओके। मैं भगवान को विश्वास करता हूँ, भगवान मैं देखिए कलावा भी पहना हुआ, ओके। तो मुझे टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिला के बात है डेथ ऑफ गॉड में। आई होप आपको समझ में आ गया, और गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट है। तो आज राइट और रॉन्ग क्या है, ये क्वेश्चन जो है आज, एक तरह से रिलीजन ये चीज बताता था, और अच्छा बात था इस चीज में, रिलीजन में। बट अब तो रिलीजन में लोग का विश्वास धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो सही गलत जो है, ये भी जो है इंसान अब रिलीजन के हिसाब से नहीं मानता। लेकिन इसकी जरूरत है कि क्या सही और क्या गलत है जानना इंसान को, तब तो समाज चलेगा। वरना हम सही गलत में फर्क ही नहीं करेंगे तो समाज चल नहीं पाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए निशा कहता है कि आज भले ही धर्म के जो मॉरल वैल्यूज हैं वो खत्म हो गए हैं, लेकिन आज हमें अपना खुद का मॉरल वैल्यू बनाना चाहिए। और जो धर्म के मॉरल वैल्यू से ऊपर उठकर जो अपना मॉरल वैल्यू बनाता है, वो सुपरमैन है। और आज सबको जरूरत है अपने मॉरल वैल्यू को क्रिएट करने की, अपने आइडिया को बनाने की, जो कि ट्रेडिशनल वैल्यू से अलग हो। ऐसा नहीं कि आज बहुत सारे लोग जो है भगवान को मानना बंद कर दिए, अगर भगवान डेड हो गए हैं तो आप मॉरल वैल्यू को भी छोड़ दें। ना ना ना, मॉरल वैल्यू छोड़ देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। ये कुल मिला के बात है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका थ्योरी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, इसको हम लोग देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म को समझेंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना, ये आपका मॉडर्न फिलोसफी है, ओके। ये मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ बात है, जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है। मिनट भाई, ऐसे रह जाए, हाँ। तो जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, ये आपका मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ है।
तो स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि हम लोग पूरे लैंग्वेज में, कल्चर में, सब चीज में हम लोग एक जो है पैटर्न ढूंढ सकते हैं। सब में एक पैटर्न होता है। लेकिन यहाँ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इस बात को रिजेक्ट कर देता है कि आप लैंग्वेज में, आप कल्चर में, सब चीज में एक पैटर्न ढूंढ पाएंगे ना, ऐसा नहीं है। सेम ही चीज, सेम ही वर्ड, अलग अलग कल्चर में अलग अलग उसका मायने होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अब मुझे अलग भाषा का, किसी भाषा का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोच कर देखिए। कुछ कुछ भाषा के जो वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे रील्स में आते रहते हैं, उसका मीनिंग इंडियन हिंदी में कुछ और होता है, वो और कुछ और होता है किसी दूसरे भाषा में। राइट। तो ये कुल मिला के बात है। तो पोस्ट स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरलिज्म ये आर्ग्यू करता है कि कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, ना कल्चर का फिक्स मीनिंग है, ना लैंग्वेज का फिक्स मीनिंग है। तो आप उसको समझ नहीं सकते। चीज़ें ऑब्जेक्टिव नहीं है, चीज़ें सब्जेक्टिव है। कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। ऐसा नहीं कि आप एक पैटर्न ढूंढ पाएंगे हर एक कल्चर में ना, कोई पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये कुल मिला के बात है। अगला है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये मेरा फेवरेट है। देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि इंसान जो है कोई मीनिंग के साथ पैदा नहीं होता। अब हम लोग क्या कहते हैं आमतौर पर कि अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो भगवान ने हमें किसी पर्पस के लिए, किसी मीनिंग के लिए जन्म दिया होगा, हमारा कोई मीनिंग होगा। जिन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि तुम इतने महान अपने आप को क्यों समझते हो, तुम अपने आप को देखो कि तुम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। इनफैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सबके बारे में, ह्यूमन बींग के बारे में कह रहा हूँ। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, उसमें से एक अर्थ है। इतने सारे देश, इतने सारे स्टेट, सिटी, गांव, विलेजेस, उसमें आपका घर, उसमें आप, एक सोलर सिस्टम की बात है। यहाँ हमारे मिल्की वे में जो हमारी आकाशगंगा है, उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम हैं, और यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि आप इतने महान है कि भगवान आपको पर्पस दे के भेजेगा? पैदा होते के साथ ही, अच्छा आपको पर्पस मिला हुआ, आपको आईएएस बनना, अच्छा जाके आईएएस बनी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम लोग इतने महान नहीं है, हम लोग कीड़े मकोड़ों के जैसा है। दिस इज व्हाट द जिन पॉल सर्टरी इज ट्राइंग टू आर्ग्यू। तो इसीलिए जिन पॉल सर्टरी कहते हैं कि हम कोई भी, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग मीनिंग को लेके पैदा होते हैं कि हम क्या करेंगे अपनी लाइफ में। इनफैक्ट हम लोग जन्म के बाद अपने लाइफ को मीनिंग देते हैं, अपने इंडिविजुअल फ्रीडम से, चॉइस से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। किसने तय करके रखा था कि मैं अमेरिका में पढ़ाऊंगा? किसने तय करके रखा था कि जेआरएफ निकालूंगा? क्या पहले से सब तय था? नहीं। मेरी चॉइसेस थी, इंडिविजुअल फ्रीडम था। आज आपके पास भी चॉइस है कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे कि आप यूपीएससी के वीसीएस साइकिल में फंसेंगे, कि आप बेरोजगार रहेंगे एक ही एग्जाम का, गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करके। मैं तो पहले प्राइवेट जॉब में गया। मैं यूएस में पढ़ाता था, तो अभी भी मैं यूएस में प्राइवेट में ही पढ़ा रहा हूँ। वहाँ कोई सरकारी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ यूनिवर्सिटीज में जहाँ पढ़ाता हूँ। बात समझ पा रहे हैं? इंडिया का अलग सीन है। तो यहाँ मैंने अपना इंडिविजुअल फ्रीडम के हिसाब से, अपने चॉइसेस के हिसाब से मैंने अपने लाइफ को एक मीनिंग दिया। अब हो सकता था कि ये जो मैं मीनिंग देने की कोशिश करता, हो सकता था कि उल्टा पड़ जाता, हो सकता था कि मैं कुछ नहीं कर पाता इस फील्ड में आगे। तो अगर नहीं कर पाता, तो जिन पॉल सरतरी कहते हैं कि जब नहीं कर पाओगे तो ठीकरा किसी और पर मत फोड़ देना कि ये तो किस्मत में लिखा हुआ था। आप जब अपने फ्रीडम के साथ, अपने चॉइसेस के साथ किसी चीज को चुनते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सक्सेस और फेलियर की। अगर आपने यूपीएससी देना जो है चूज किया है, तो आपने लाइफ को मीनिंग दिया। भगवान ने नहीं लिख के रखा था कि तुम 4 साल बेटा तैयारी करते रहना और इसी में फंस के रह जाना और डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाना। भगवान ने नहीं बोला था ये बात आपको। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अगर आपने उस चीज को चूज किया कि आप ये करेंगे तो। यही चीज यहाँ पे है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पॉल सार्त्री। राइट। कहता है कि इट सेज दैट लाइफ डज नॉट कम विथ अ प्री डिफाइंड पर्पस। कोई प्री डिफाइंड पर्पस नहीं है। हम लोग अपने एक्शन के थ्रू अपने लाइफ को एक पर्पस देते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। एग्जिस्टेंस, इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स द एसेंस। मतलब सबसे पहले हम लोग पैदा होते हैं, तब हम अपने आप को मीनिंग देते हैं अपनी लाइफ को। राइट। इसका मतलब है कि हम लोग किसी पर्पस के साथ पैदा नहीं होते,
हम लोग अपने लाइफ में पर्पस अपने चॉइसेस के हिसाब से देते हैं। और आगे जो मैं आपको बता रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से लेनी है, यहीं पे देखिए लिखा हुआ है। ओके, ये तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लाइफ में आपको बहुत काम आएंगे। तो पहला तो आप खुद से अपने लाइफ को मीनिंग देते हैं। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपने चूज किया कि आप ये काम करेंगे, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचे, जो चीज आपने चूज किया, तो आपने अपने लाइफ को मीनिंग दिया, तो उससे जो रिजल्ट आएगा, जो उससे कॉन्सिक्वेंस आएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आप होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन बिकॉज यू हैव गिवन द मीनिंग टू योर लाइफ। एंड वंस यू हैव गिवन द मीनिंग टू योर लाइफ, देन यू कांट एक्चुअली कम बैक। आप फिर बैकफुट पर नहीं जा सकते कि अरे नहीं, ये तो भगवान ने ऐसा किस्मत लिख दिया मेरे साथ। यू हैव डिसाइडेड दैट एक्चुअली। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म जो कह रहा है, मैं वो बता रहा हूँ, राइट। मैं किस चीज में बिलीव करता हूँ, ये आपको नहीं जानना है, ये आप इसको समझिए पहले। उसके बाद ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी आपके लाइफ को अलग अलग मीनिंग देने का कोशिश करेगा। कोई आपको एसएससी का तैयारी करने के लिए बताएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन जो सोसाइटी है, आपको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको अपने लाइफ को मीनिंग नहीं देना। आप सच में जो अपने लाइफ में करना चाहते हैं, जो आपके लिए सच में मैटर करता है, ऑथेंटिक तरीके से आपको वो काम को करना है। ये चीज आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे डीलिंग विथ एन इनडिफरेंट वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कहता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुम इतने महान नहीं हो कि दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। पीपल, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, लोग आपके बारे में केयर नहीं करते। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव करते हैं कि नो वन केयर्स अबाउट यू। तो ऐसा नहीं कि आप अगर दूसरों की बात ना मान के अपने हिसाब से काम करेंगे, तो लोग आपके बारे में दिन भर बातें करेंगे या कुछ करेंगे। लाइक ये बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैं अपनी लाइफ में खुद बिलीव करता हूँ कि मैं जो हूँ वो, लाइक, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आई बिलीव इन माई सेल्फ एक्चुअली। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं इसका कहानी आपको बताऊंगा। तो यही कुल मिला के बात है। तो इसीलिए इंडिविजुअल को खुद से क्रिएट करना चाहिए अपने मीनिंग लाइफ में, अपना पर्पस लाइफ में। और उसके लिए बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। दुनिया का आप मत सोचिए, दुनिया आपके बारे में केयर नहीं करता। क्या हुआ, जब मैं 7-8 क्लास में पढ़ता था, तो हमारे क्लासेस में कुछ कुछ टॉपर्स हुआ करते थे। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन माई क्लास। तो एक बार ना मैं मार खाया क्लास में। तो बदमाश था काफ़ी, लाइक, तो बड़ा, लाइक, शरारत करता था, तो मारपीट खाया। और अपने एकेडमिक्स के वजह से बच जाता था बार बार। तो मारपीट खाया तो हमको टेंशन हो गया दिमाग में कि अरे यार, सब क्लास में क्या सोचेगा, अभिषेक मिश्रा टॉपर हो गया, मार खा गया। तो हम दिन भर ये दिमाग में सोचते रहे कि हम मार खा गए। हमको इस बात का बुरा नहीं लगा कि हम मार खा गए, हमको बुरा इस बात का लग रहा था कि हम मार खा गए, ये पूरा क्लास सोच रहा होगा। अब दूसरा दिन क्या हुआ कि जो हमारे लेवल का ही टॉपर था अपने क्लास में, वो मार खा गया। अब वो मार खाया, तो जब मार खाया तो उसके 10 सेकंड के बाद हम उसके बारे में नहीं सोच रहे थे कि टॉपर मार खाया, चाहे हमारे जैसा टॉपर कोई मार खा गया क्लास का। तो आई वॉज लाइक, यार मैं कल सोच रहा था कि मेरे हम मार खाए तो दुनिया मेरे बारे में सोच रहा होगा। बट अगर ये बंदा मार खाए, सामने वाला सत्यम मार खाए, तो मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मतलब बाकी भी मेरे बारे में नहीं सोच रहे। तो मैंने उससे बात किया जाके, कि मैंने बोला कि तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि तुम्हारे बारे में पूरा क्लास सोच रहा होगा, या पीछे से बात कर रहा होगा कि आज सत्यम मार खाया ऐसा करके। तो बोलता है हाँ, लग तो रहा है। हम बोले कि लग रहा है तो गलत लग रहा है, कल हमको भी ऐसा लग रहा था। बात समझ रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए लगता है कि दुनिया मेरे बारे में बात करी होगी क्योंकि आपको लगता है आप इंपॉर्टेंट है, बट यू आर नॉट एक्चुअली। इतना बड़ा जनसंख्या, लाइक एवरीवन हैज द रिप्लेसमेंट एक्चुअली, राइट। बहुत सारी बातें हैं। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको सिखाने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये काफ़ी फिलोसफिकल टॉपिक है अपने आप में, जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अलग अलग फिलोसफीज हैं जिसके बारे में हमने बात किया। तो इसका जो है आपका क्रिटिसिज्म भी है, ओके। इनफैक्ट इसके बारे में तो मैंने भी डीयू में काफ़ी ज़्यादा डिबेट विबेट किया था संजीव सर के साथ, मास्टर्स में। तो ये काफ़ी सकी है, सब चीज़ सब ट्रूथ पर क्वेश्चन करता है। तो भैया, अगर आप कहेंगे कि सब कुछ डाउटफुल है, कुछ भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, तो दुनिया चलेगा कैसे?
कुछ तो ट्रुथ मानना पड़ेगा ना आपको। जैसे अगर आप बोलेंगे कि H2O बनेगा तो 1:8 रेशियो में, एक हाइड्रोजन एटम और 8 जो है वो आई बिलीव कि ऑक्सीजन का एटम होता है, इस रेशियो में मिलता है तो वाटर बनता है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता है कि ये भले ही अर्थ के लिए ट्रू हो, लेकिन हो सकता है बाकी प्लैनेट में ये चीज़ ना काम करे, बाकी यूनिवर्स में ना काम, लाइक बाकी जो है जगह पे। ठीक है, हम मानते हैं कि बाकी जगह ना काम करे, ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं हो सकता, बट भैया अर्थ के लिए तो सच है ना। बात समझ रहे हैं? तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ट्रुथ में बिलीव करना पड़ेगा, वरना सोसाइटी काम कैसे करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसके बाद है मॉरल रिलेटिविज्म। कहता है कि यहाँ जो है, कहता है कि कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, तो कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है तो इससे तो दुनिया में कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। लोग अच्छा है क्या है, बुरा क्या, अपने मन से इंटरप्रेट करने लगेंगे, तो दुनिया में काफ़ी कंफ्यूजन होगा, इथिकल गाइडलाइन नहीं होगा, तो लोग जो है वो लाइक में भी गलत काम में आ जाए, राइट। फिर लैक ऑफ सॉल्यूशन। पोस्ट मॉडर्निज्म आपको बस प्रॉब्लम गिनाया है, ये देखो प्रॉब्लम है, बस उसके बारे में कोई सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई सॉल्यूशन का फिलॉसफी नहीं आपको दिया, बहुत ज़्यादा वेग है। जो नोआम चॉम्स्की है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म को बहुत वेग और अनक्लियर कहती है, राइट। ये कुल मिला के बात है, ये बहुत abstract आइडिया है, बहुत मतलब यूटोपियन जैसा आइडिया है, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कभी डील नहीं करता। इसका प्रैक्टिकलिटी से कोई नाता रिश्ता नहीं है। आप अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करने जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि 2+2 4 क्यों नहीं 5 भी हो सकता है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म वो भी प्रूव कर देगा कि 4 नहीं 5 होगा, मे भी हो सकता है। बट आपको कुछ तो प्रैक्टिकल, जब आप काम कर रहे हैं तो कुछ तो आपको लेके चलना होगा ना। बात समझ रहे हैं? लेकिन क्या पोस्ट मॉडर्निज्म इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म आपको क्रिटिकली सोचने में मजबूर करता है। इसीलिए इस टॉपिक का ही नाम है, ऊपर में जाके देखिए यूनिट का क्या नाम था, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। भले इनका प्रैक्टिकल यूज ना हो, लेकिन आपके दिमाग को ये सोचने पर मजबूर करेंगे, ताकि लोग आपको बेवकूफ ना बना सकें, ताकि आप एक बार अगर कोई भी सच्चाई को सुने तो विश्वास करने से पहले एक बार उसको क्वेश्चन करके देख लें कि सच में वो ठीक बोल रहा है, किसी तरह से ये जो है बकैती हो रहा है वहां पे। तो ये कुल मिला के पोस्ट मॉडर्निज्म था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं या यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ो, तो ऐसे के ऐप को जाके डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हमारे वेबसाइट पे भी जाके चीज़ों को देख सकते हैं। और नोट्स अगर ख़रीदना चाहते हैं सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 का, हमारे ऐप पर आ सकते हैं। और अगर आप इन वीडियोज़ अगर हमारे ऐप पे ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइसेस में आप सभी सेमेस्टर के वीडियोस एक जगह पा सकते हैं नोट्स के साथ, राइट। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी वो सब कोर्सेस अपडेट हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे देखिए नींद आ रहा है, 2 बजने वाला है, बट मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, ओके। तो एफर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा इसको देखा कीजिए, राइट। क्योंकि लाइक करने से हमको नहीं लगता कोई दिक्कत विक्कत होने वाला रहता है, राइट। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। मतलब मेरे को शुभ रात्रि बोलना चाहिए बाय द वे, ओके। सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ो तो ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।